जी। चल ये रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी योगी जी। आदित्यनाथ को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। योगी आदित्यनाथ की नकेल को मोदी शाह ने कस दिया है। वरना ठीक। जो धनंजय सिंह कुछ रोज पहले ही कहते हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जी। चुनाव लड़ सकते हैं, जिनके ऊपर वर्षों से मुकदमे लंबित हैं, जिनकी पुलिस को जी। तलाश थी, हम्म। उनको अचानक एकदम सजा हो जाती है। कोर्ट के फैसले में पहले फैसला आता है, फिर सजा भी इतनी जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए यानी चुनाव के लिए अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त। यद्यपि उन्हें तो शपथ लेनी थी मुख्यमंत्री की, और अचानक योगी आदित्यनाथ ने इतना प्रेशर बनाया, इतना दबाव बनाया कि मुख्यमंत्री जी। बन गए। मुझे लगता है कि ये फिलहाल छोटे छोटे संकेत हैं जो मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच खिंची हुई अदृश्य तलवारों को सामने लाने का काम कर रहे हैं। हमें जी। अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि आपको जी। आपकी हैसियत से ज्यादा मिल चुका है। आपको जी। मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक को जी। उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, यानी एनसीपी से आई अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं, एक नाथ शिंदे की शिवसेना है तो आप मुख्यमंत्री हैं। अब इससे ज्यादा आपको नहीं दिया जा सकता। मुझे लगता है ये गतिरोध अभी बढ़ेगा, और जितना ऐसा लग रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें सीटों का बंटवारा, उसमें कोई विवाद हो सकता है सीटों को लेकर, वो दिखाई नहीं दे रहा। और जिस बीजेपी में जो उम्मीद थी कि भाई मोदी शाह के होते हुए ये जो फैसला जी। करेंगे मान लिया जाएगा। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति में अब सियासी दौरे भी हो रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं, गठबंधन बन बिगड़ भी रहे हैं, और इससे ये भी साफ है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो कहीं मनमुटाव है, कहीं अनबन है, लेकिन कहीं हो भी जा रहा है, और कुछ को फायदा कुछ को नुकसान हो रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है बोलता हिंदुस्तान पर। शुक्रिया। राकेश जी, देश का सबसे बड़ा प्रदेश जो सबसे ज्यादा सीटें देता है और जहां से प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, और प्रधानमंत्री इस बार भी वाराणसी से ताल ठोक रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लें, जहां की सियासत बड़ी अजब गजब हो रही है। ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी में नंबर 1 है, विकास में भी, कानून व्यवस्था में भी, और फायर ब्रांड नेता है वो। और ऐसे फायर ब्रांड नेता आखिर खामोश क्यों है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि धनंजय सिंह 7 साल की सजा हो जाती है, खुद चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। अपने आप को योगी आदित्यनाथ का करीबी बताते रहे हैं, और कई बार जब ये पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था तो वो क्रिकेट मैच खेलते हुए नजर आ गए थे। तब वो बात ये हुई थी कि आखिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? एक भगोड़ा शख्स क्रिकेट खेल रहा है और वीडियो वायरल है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर, जो योगी आदित्यनाथ से उनका 36 का आंकड़ा खुला है, खुला 36 का आंकड़ा है, वो कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या करवा सकते, इस तरह के बयान वो दे रहे थे। उनको कैबिनेट में जगह दे दी गई। हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या मुख्यमंत्री की चल नहीं रही है, या मुख्यमंत्री से कह दिया गया है कि देखिए ये चुनाव अगर हारे तो आप भी कुर्सी पर नहीं रहेंगे? देखिए, जो चल रहा है वो हम लोग बहुत बहुत खुली आंखों से देख सकते हैं। जी। चल ये रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी योगी जी। आदित्यनाथ को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, और उसकी वजह है 2024 यानी इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद का परिदृश्य। ठीक। बीजेपी में खास तौर से मोदी शाह के अंतःपुर में जो चल रहा है वो ये है कि मोदी के बाद देश की कमान कौन संभालेगा। एक हिंदू, मुखर हिंदू नेता की छवि के रूप में योगी आदित्यनाथ एक सीधी सीधे चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद चाहते हैं अमित शाह उनके बाद गद्दी संभालें। यद्यपि अभी तो नरेंद्र मोदी ही गद्दी छोड़ने वाले नहीं है, वे कब तक रहेंगे, आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीति में भविष्य को लेकर दांव पैंच, उठापटक, भितरघात सब होता है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आने से रोकना है। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री होना, 2-2 बार मुख्यमंत्री होना, उनका मुखर हिंदू चेहरा होना, कट्टरपंथी चेहरा होना, ये सब चीजें दिल्ली को सुहा नहीं रही हैं। और इसीलिए ये जो 2 आपने उदाहरण दिए, ये बताते हैं कि नकेल कस दी गई है। योगी आदित्यनाथ की नकेल को मोदी शाह ने कस दिया है। वरना जो धनंजय सिंह कुछ रोज पहले ही कहते हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ सकते हैं, जिनके ऊपर वर्षों से मुकदमे लंबित हैं, जिनकी पुलिस को तलाश थी, उनको अचानक एकदम सजा हो जाती है। कोर्ट के फैसले में पहले फैसला आता है, फिर सजा भी इतनी जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए यानी चुनाव के लिए अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त। यद्यपि वो क्रिमिनल केस है, अपहरण का मामला है,
वो तो कानून सम्मत ही सजा हुई होगी उसमें, जी लेकिन अगले 2 चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वे, न तो इस बार का, न इसके बाद वाला। और वे कहते जी हैं कि मठ से उनका जो गुरु गोरखनाथ का मठ है गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ जहां से आते हैं, और योगी आदित्यनाथ, उन दोनों से उनके रिश्ते हैं, उन्हें जेल हो जाती है। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति मंत्री बन जाता है सिर्फ योगी आदित्यनाथ का विरोधी होने के नाते नहीं। शाकिर जी, आप जी ये भी नोट कीजिए कि जी वो ओम प्रकाश राजभर तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के तमाम सारे आराध्यों के खिलाफ बोलते हैं। वे जी तुलसी को खारिज करते हैं, वे रामायण को खारिज करते हैं, वे राम को खारिज करते हैं। यानी हिंदुत्व की जो घोषित धारा है मोदी शाह की, संघ की, बीजेपी की, जी उसके सबसे खिलाफ चेहरे में से उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर है। ठीक। योगी आदित्यनाथ उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते और वे उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। यानी जी कोई ना कोई व्यवस्था है योगी जी की, उनको विवश किया जी जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि जो दिल्ली कहेगा उसे मानना पड़ेगा। और ऐसा ठीक। पहली बार नहीं हुआ। जी कुछ समय पहले आपको याद होगा, कुछ साल पहले, 1-2 साल हो गए मुझे जी लगता है उस घटना को, जी प्रधानमंत्री कार्यालय मोदी जी चाहते थे, उनके एक चहेते रिटायर्ड आईएएस अफसर थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए या कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। जी सारी जी कवायद चली। आपको याद होगा संघ की तरफ से एक संघ के संगठन महामंत्री लखनऊ में डेरा डाले रहे, राजभवन जी में गए, राज्यपाल से मिल भी आए, सब तय हो गया। लेकिन योगी जी आदित्यनाथ अड़ गए और उन्हें, शर्मा नाम था उनका, पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, उन्हें मंत्री बनाने से योगी आदित्यनाथ ने इनकार कर दिया। वो जरूर एक ऐसा मौका था जिसमें लखनऊ ने दिल्ली को मात दे दी थी। यानी योगी के ऊपर मोदी शाह जी की चल नहीं पाई थी, मन मर्जी चली नहीं, पर वो मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन ठीक। तब से ये सिलसिला थमा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि लोकसभा की बेला है, न तो योगी चाहते होंगे कि कोई बड़ी तकरार हो और उत्तर जी प्रदेश में कोई ऐसा फैसला हो जाए जिसके कारण चुनाव में परिणाम प्रतिकूल आए। मान लीजिए उत्तर जी प्रदेश में कुछ सीटें कम हो गई बीजेपी की, जो होती हुई दिखाई दे जी रही हैं इंडिया गठबंधन जी से, तो उसका ठीकरा जी फोड़ने का अवसर मिल जाएगा ना मोदी शाह को, जी कि आदित्यनाथ की वजह से यूपी में बीजेपी की सीटें कम हो गई और फिर पता लगा मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। यद्यपि आसान नहीं होगा, वे जिस तरह जी से दबाव की राजनीति के चलते मुख्यमंत्री बने थे, वो भी आप जी नहीं भूले होंगे। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उन्होंने तो नया सूट वूट सिलवा लिया था। वे तो बनारस में दर्शन करे आए थे महादेव जी के, उन्हें तो शपथ लेनी थी मुख्यमंत्री की, और अचानक योगी आदित्यनाथ ने इतना प्रेशर बनाया, इतना दबाव बनाया कि मुख्यमंत्री जी बन गए। मुझे लगता है कि ये फिलहाल छोटे छोटे संकेत हैं जो मोदी जी शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच खिंची हुई अदृश्य तलवारों को सामने लाने का काम कर रही हैं। जी शायद। बिल्कुल। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को एडजस्ट किया गया है, राजभर जब समाजवादी पार्टी में थे, वहां जो बोलते थे तब बीजेपी कहती थी कि ये देखिए ये सनातन धर्म का अपमान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोल रहे थे तो समाजवादी पार्टी टारगेट पे थी। अब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में आ गए तो उन पर बीजेपी का कोई बयान नहीं। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर मांगते मांगते थक गए कि साहब कुछ तो दे दो, कैबिनेट मंत्री नहीं दे रहे तो कोई किसी समिति का अध्यक्ष ही बना दो। वो मांगते मांगते थक गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दिया नहीं। एन चुनाव के वक्त यह भी आकलन है कि अगर उत्तर प्रदेश में सीटें घटेंगी तो उत्तर प्रदेश को अगली बार अगर बीजेपी का नंबर आया तो प्रधानमंत्री कैंडिडेचर उत्तर प्रदेश की सीट से नहीं लड़ेगा, वो वापस गुजरात चला जाएगा। ये भी खबरें हैं कि भाई अगर ये अभी तक, जब तक ये आप 70, 75, 80 के बीच सीटें दे रहे हैं, तब तक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से चुन के आ रहा है। आखिर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है, या इतना फायदेमंद है कि आप अपनी मुख्यमंत्री को नकार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, अपने मुख्यमंत्री की आप नहीं सुन रहे। ओम प्रकाश राजभर से क्या इतना फायदा बीजेपी को होने जा रहा है? अपने मुख्यमंत्री से फायदा नहीं होगा क्या उन्हें? देखिए, ऐसे लोगों से कितना फायदा होता है, इसका मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। अभी मध्य जी प्रदेश में विधानसभा चुनाव था। जी मनमोहन शाह भट्टी नाम के एक सज्जन थे जिन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बना रखी थी। जी वे रामायण को जलाने के आरोप में आरोपी थे, बाकायदा पुलिस में मुकदमा दर्ज है। वो अब तो जी वे दिवंगत हैं। उनकी सुपुत्री मोनिका भट्टी को बीजेपी ने पार्टी के भीतर लाकर, पार्टी की सदस्यता दिलाकर टिकट दे दिया, चुनाव लड़ा दिया। जो व्यक्ति और जिसकी बेटी
रामायण जी जलाती है बाकायदा विरोध स्वरूप की, मनुवाद का विरोध करने के लिए, सनातन का इस तरह से विरोध करने के लिए। तो रामायण को फूंकने के आरोप में बाकायदा आरोपी, पुलिस की फाइलों में जी आरोपी है मनमोहन शाह भट्टी और उनकी बेटी मोनिका जी भट्टी। बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। तो ऐसा कोई फायदा उससे हो गया हो? वे तो चुनाव हार गई। ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में लाने से उस जी समुदाय विशेष के कितने वोट बीजेपी को मिलेंगे, कितने वोटों का नुकसान इस कारण से होगा कि जो जी हिंदू और सनातनी लोग हैं, जो अपने आप को शुद्ध सनातनी और हिंदू मानते हैं, क्या उनको ओम प्रकाश राजभर के पिछले बयान याद नहीं आएंगे? क्या याद जी नहीं दिलाए जाने चाहिए? हम और आप भी याद दिला ही रहे ना जी कि याद कीजिए ओम प्रकाश राजभर कल तक क्या कहते थे। तो बीजेपी उनको लाकर कितना लाभ उठा पाएगी, कितना फायदा होगा उत्तर प्रदेश में सीटों का, ये जी मैं कह नहीं सकता अभी। पर बहुत ज्यादा जी लाभ तो नहीं होगा, हो सकता है इसका नुकसान हो जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी उन्हें मंत्री बनाकर अंदर ही अंदर खुश तो नहीं होंगे, बिल्कुल। असंतुष्ट ही होंगे। हम्म। पार्टी के भीतर का एक ग्रुप, एक तबका ऐसा होगा ही जिन्हें ओम जी प्रकाश राजभर जैसा हिंदू विरोधी, जी सनातन विरोधी व्यक्ति मंजूर नहीं होगा। तो मुझे लगता है इसका फायदा बहुत ज्यादा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। फायदा तो वैसे ही उत्तर जी प्रदेश में राम मंदिर का आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा ली। मोदी जी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे। वो जो आप कह रहे थे, मुझे नहीं लगता मोदी जी बनारस से ही लड़ेंगे। वो गुजरात जी गुजरात अभी तो नहीं जाएंगे, और उनका जी हारना कोई बहुत आसान चीज नहीं है कि बनारस में नरेंद्र जी मोदी चुनाव हार जाए। तो ठीक। फायदा बीजेपी को जो होना है वो राम मंदिर से होगा। जो कुछ हो रहा होगा ब्रांड मोदी के नाम पर ठीक। होगा, योगी आदित्यनाथ के नाम पर होगा। ओम जी प्रकाश राजभर कुछ बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। जी सर। ठीक है। बीजेपी जिससे फायदा नहीं भी है, अगर वो पास में है तो उसको भी एक आध सीटें देकर उसे संतुष्ट कर रही है, लेकिन मामला महाराष्ट्र में भी फंस रहा है बीजेपी का। यहाँ मुख्यमंत्री से सीधे टकराव लग रहा है प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा। अमित शाह पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र, लेकिन खबर जो आ रही है कि छत्रपति शाहू महाराज जो कोल्हापुर की परंपरागत सीट है उससे चुनाव लड़ेंगे, और वो भी महागठबंधन के साथ लड़ेंगे, महागठबंधन से ही लड़ेंगे। ऐसे में अमित शाह का महाराष्ट्र में होते हुए महागठबंधन का मजबूत होना, और इस हद तक मजबूत होना कि सीट बंटवारा लगभग हो जाए और कोई ऊंच नीच की खबर ना आए, क्या ये मुश्किल में डालने वाली स्थिति नहीं है? क्योंकि आपने दो पार्टियों को तोड़ा और दोनों धड़ों को आपने संतुष्ट करने के लिए कुछ कुछ सीटें दी, लेकिन अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जो दो धड़े हैं आपके पास, ये असली पार्टी है, या जो असली पार्टी आपने तोड़ी है उसके पास पूरा जनमत जा रहा है। देखिए, जहां तक छत्रपति शाहू जी महाराज के वंशज का प्रश्न है, जी आपने महागठबंधन का, मैं समझता हूँ जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ जा रहे हैं वे। जी ठीक हूं जी ना जी मैं? जी जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल। अब बचे बीजेपी के साथ जो लोग हैं, जिसमें जी अजित पवार की एनसीपी हो गई और एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना। जी शिवसेना। असल लड़ाई इसी बात को लेकर चल रही है कि जब पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी के जी साथ थी शिवसेना। बीजेपी जी टूट गई, शिवसेना तो टूट गई वहां पर। लेकिन जी अब भी एक नाथ शिंदे उतनी ही सीटें मांग रहे हैं जितनी उस समय मिली थी। जी अजित पवार उतनी सीटें मांग रहे हैं जितनी एनसीपी को अपने कांग्रेस के साथ मिली होंगी। जी असली दोनों पार्टियां, अब तो चूंकि चुनाव आयोग ने मान लिया है इन्हीं को, एक नाथ जी शिंदे को और अजित पवार को, उनको चुनाव चिन्ह भी दे दिया है। यानी जी जी जिनके पिता, उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना बनाई थी वो उनसे जी छिन चुकी है। एनसीपी जिस शरद पवार ने बनाई थी वो उनसे छिन चुकी है, उनका सिंबल छीना जा चुका है। तो ये लोग जो अपने को असली पार्टी होने का दावा कर रहे हैं, इसी गुमान में 48 में से 40-40 सीटें मांग रहे हैं दोनों। तो क्या बीजेपी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हमें जी अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जी आपको आपकी हैसियत से ज्यादा मिल चुका है। जी आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक को जी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी एनसीपी से आई अजित पवार उप मुख्यमंत्री है, एक नाथ शिंदे की शिवसेना है, तो आप मुख्यमंत्री हैं। अब इससे ज्यादा आपको नहीं दिया जा सकता। मुझे लगता है ये गतिरोध अभी बढ़ेगा। और जितना ऐसा लग रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें जी सीटों का बंटवारा, उसमें कोई विवाद हो सकता है सीटों को लेकर, वो दिखाई नहीं दे रहा। और जिस बीजेपी में जो उम्मीद थी कि भाई मोदी शाह के होते हुए वे जो फैसला जी करेंगे मान लिया जाएगा, हम्म। वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी ये गतिरोध जब तक हल नहीं हो जाए, जब तक ये तय ना हो जाए, और उसमें महाराष्ट्र में कुछ जी और छोटी छोटी इकाइयां हैं, जैसे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, प्रकाश अम्बेडकर। वो दोनों तरफ
वो प्रकाश अंबेडकर दोनों तरफ दलबल है, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, कितनी सीटें उन्हें कौन देता है इस पर निर्भर करेगा। एक आध दो एक एक सीट वाले और छोटे दल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा खत्म होते ही महाराष्ट्र में जो जी सबसे बड़ी सभा होने जा रही है इंडिया जी गठबंधन की, उसके साथ जी। ही सीटों का बंटवारा भी वहां हो जाएगा। बीजेपी कब कर ठीक। पाती है, कितना एक नाथ शिंदे और अजित पवार कितना पाकर संतुष्ट हो लेते हैं, शांत होकर बैठते हैं, इसकी असली चुनौती अमित शाह के कंधों पर है। अमित शाह जो आज की राजनीति के आधुनिक चाणक्य माने जाते हैं, जी। क्षमा कीजिए, उनके ऊपर ये चुनौती है। देखते हैं, अभी तो डेरा डाले हुए हैं, कब तक हल कर पाते हैं सब। जिस जी तरह से छत्रपति शाहू जी महाराज के वंशज का ये कहना कि हम चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, शरद पवार ने खुद उनसे अपील की थी कि आप आइए और हमारे साथ खड़े होकर आप चुनाव लड़िए। कहा यह जा रहा है कि उस रीजन में एक बहुत बड़ा वर्चस्व है उनका, एक अच्छा प्रभाव है, और साथ ही मराठा वोटर्स पर एक अच्छी पकड़ के तौर पर, क्योंकि अभी मराठा आरक्षण को लेकर जो महाराष्ट्र में स्थिति बनी और वहां की सरकार ने जो आरक्षण देने की बात कही है, जो काम किया, कदम उठाया, उसके एवज में अगर इंडिया गठबंधन में इतने बड़े कद का व्यक्ति आता है, उसकी एक सीट पे लड़ना और उसका प्रभाव जो होगा, और खुद शरद पवार के साथ अगर वो मंच साझा करेंगे, तो क्या मराठा वोटर्स जो एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है वहां पर इस चुनाव में, उस पर कितना असर छोड़ेगा। नतीजे क्या होते हैं वो बात अलग है, लेकिन एक भावना किस तरह की जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी के लिए वैसे ही टेढ़ी खीर बनने जा रहा है। जी बिहार, महाराष्ट्र ये वो राज्य हैं, और कर्नाटक, जहां 2019 में बीजेपी को बहुत उल्लेखनीय सफलता मिली थी, जी वैसी सफलता दोहरा पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र उनमें से एक राज्य, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं, 48 सीटें हैं हम्म, वहां पर। तो उन 48 सीटों में बहुत निर्णायक समुदाय मराठा समाज है। और जी मराठा आंदोलन हमने देखा, कितना बड़ा आंदोलन था, हजारों लाखों लोग सड़कों पर मार्च कर रहे थे, उनकी मांग को लेकर झुकना भी पड़ा। एक मंत्रिमंडल में से इस्तीफा भी हुआ, एक नाथ शिंदे के, जी छगन भुजबल ने इस्तीफा दिया। जी लेकिन मराठा वोटों के ऊपर जो प्रभाव शरद पवार का है, वो मुझे और जी किसी का दिखाई नहीं देता। निर्विवाद रूप जी से शरद पवार मराठा छत्रप है, मराठों के निर्विवाद नेता हैं। जी यद्यपि उनकी जमीन की खिसकी है, ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस से जब छोड़कर यहाँ आए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर उनकी पार्टी टूट गई, भतीजा चला गया, जी इस सब के नुकसान उन्हें हो रहे होंगे। लेकिन इसके जी बावजूद अगर छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज और शरद पवार एक मंच पर होते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं, उधर उद्धव ठाकरे है ही, अगर जी जी अंबेडकर का परिवार भी उनके साथ आ जाता है, तो ये एक बड़ा मजबूत किला हो जाएगा, जिसे भेदना बीजेपी के लिए थोड़ा कठिन होगा। तो अभी ये देखना होगा कि कौन किस सीट पर लड़ता है, किसे कितनी सीटें दी जाती हैं। वो चुनौती अभी जी कांग्रेस के सामने भी है। बहुत आसानी से वो चीज अभी, ठीक। खड़गे जब बैठेंगे इन सहयोगी दलों के साथ, तो देखना होगा कितनी सीटें देते हैं, उद्धव ठाकरे को कितनी सीटें दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे कितनी सीटों पर मानते हैं, शरद पवार ठीक। कितनी सीटों पर मानते हैं। बीच में एक खबर ये भी जी चली थी बहुत तेजी से, हम और आपने चर्चा शायद उस पर की थी, कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। जी जी जी। आज नहीं तो कल होगा, कांग्रेस में विलय उसका हो जाएगा। लेकिन जी फिलहाल तो नहीं हुआ, फिलहाल तो अलग पार्टी के रूप में उसका अस्तित्व है। ठीक है। तो अभी दोनों गठबंधन सीट हम्म, शेयरिंग से जूझ रहे हैं। देखिए कौन कब ठीक। तक इस पर पहुंच पाता है। ठीक है। सीट शेयरिंग पर जूझते हुए इन दलों के बीच वैसे मध्य प्रदेश से जो खबर कि कमलनाथ कह रहे हैं कि 12-13 सीटें तो हम जीत जाएंगे। दावा तो उनका ये भी था कि विधानसभा चुनाव के में हम सरकार बना लेंगे। अब इस दावे को कितना हम मजबूती से तोलें, परखें कि 12-13 सीटों की बात अगर कमलनाथ कह रहे हैं, तो ये सिर्फ कही हुई बात है या दिल से वो मान रहे हैं कि हो जाएगा ऐसा। मुझे नहीं मालूम कमलनाथ किस सर्वे के आधार पर, किन सूचनाओं के आधार पर 12-13 सीटें कह रहे हैं। ये जी। थोड़ा कठिन लक्ष्य है। लेकिन हम्म, कमलनाथ सर्वे में बड़ा विश्वास रखते हैं, हर बार वे सर्वे जी कराकर ही टिकट बांटते हैं। पिछली बार 2018 में उनका सर्वे काम कर गया था, 2019 में उनके दावे हवा हवाई साबित हुए। बहुत बुरी तरह से पराजित हुई कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम उनके इस दावे का क्या आधार है। देखिए, जी 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के दावे के आधार पर ही तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरों में, चुनावी सभाओं में कह रहे थे हम 150 सीटें जीतने वाले हैं, 66 सीटें रह गई जी उनकी तो।
हम्म। 10-12 सीटें कांग्रेस के लिए थोड़ा कठिन लक्ष्य है। अगर हम्म। 3 से 5 सीटें भी कांग्रेस ले आती है तो जी। बड़ी बात होगी। दूसरी बात, अभी तो एक चुनौती छिंदवाड़ा में ही मिलने जा रही है, जो कांग्रेस की जी। एकमात्र सीट है। नकुल नाथ जो कमलनाथ के सुपुत्र हैं, उसे ही बचाया जाना एक बड़ा लक्ष्य होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि बीजेपी लगातार वहां पर सेंधमारी कर रही है। चुनाव खत्म होते ही, विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान बिना आला कमान के कहे सुने छिंदवाड़ा चले गए थे। वीडी शर्मा दौरे कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय कल छिंदवाड़ा में थे। छिंदवाड़ा की जो नगर निगम है, नगर पालिका, उसके पार्षदों का उन्होंने दल बदल करा दिया। छिंदवाड़ा देश का शायद एकमात्र जिला होगा जिसका सांसद कांग्रेसी, जिसके सातों विधायक कांग्रेस के, जिसका मेयर कांग्रेस का, जिसकी नगर निगम कांग्रेस की, जिसका जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का, जिला पंचायत के सदस्य सारे कांग्रेस के, लगभग सब। ठीक। इस तरह के अभेद किले को भेदना बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है, लेकिन वहां जी। सेंधमारी सुराख बीजेपी ने तो कर ही दिया है। पहले उसे बचा लें कमलनाथ, और अभी तो ये तय नहीं है कि सचमुच कौन कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़ेगा, इसका भी तो इंतजार करना ठीक। पड़ेगा। मध्य प्रदेश में ऐसा भी ठीक। अजूबा हुआ है कि जी। 2014 के चुनाव में भिंड दतिया संसदीय सीट से डॉक्टर जी। भागीरथ प्रसाद रिटायर्ड आईएएस थे, उनको जी। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। टिकट घोषित हो जी। गया, एआईसीसी की सूची जी। में उनका नाम आ गया। जी। कांग्रेस का टिकट घोषित होने के दूसरे दिन डॉक्टर जी। भागीरथ प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए, जी। सांसद रहे। तो ऐसा करिश्मा तो उस एक सीट पर भी हो सकता है। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलता हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए। और राजनीतिक जिस तरह से बदलेगी, हम बार बार चर्चा करते रहेंगे, तमाम चीज़ों का एनालिसिस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया।